नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कल संसद भवन के नए भवन का उद्घाटन हुआ। संसद का जो नया भवन है, उसके उद्घाटन में प्रधानमंत्री एक मुख्य भूमिका में रहे, सबसे प्रमुख भूमिका में रहे और उसके आसपास कई और घटनाएँ घटीं। मिसाल के तौर पर जो पहलवान जंतर-मंतर पर धरना दे रहे थे, उसमें महिला पहलवान खिलाड़ी भी शामिल थीं। उनको पुलिस ने ज़बरदस्ती वहाँ से हटा दिया और इस तरह कई अन्य मुद्दे हैं, जो कि चर्चा के विषय के रूप में हैं और आज हम इन्हीं मुद्दों पर प्रोफ़ेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। अभय सर नमस्कार। पहला सवाल मैं इसी जो संसद भवन का उद्घाटन हुआ, नए संसद भवन का, उसी से पूछना चाहूँगा। पिछली बार जब हमने बातचीत की थी, तो आपने इसे एक प्रतीकात्मक घटना के रूप में वर्णित किया था। लेकिन जितने ज़ोर-शोर से और जिस रूप में संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया और मीडिया ने जिस तरह का नज़ारा प्रस्तुत किया, उसे देखकर आपके मन में कौन-सी प्रतिक्रिया आती है? पिछली बार मैंने ये कहा था कि विपक्ष का जो बायकॉट है वो अपने आप में एक प्रतीकात्मक घटना है और वो राजनीति के ऊपर कोई ऐसा असर नहीं डाल सकती जिससे कि वोट बढ़ेंगे या कम होंगे या कोई माहौल इस तरह का बनेगा। लेकिन जब मैंने उस पूरे उद्घाटन समारोह को देखा और ध्यान से देखा तो मेरे दिमाग में कई विचार आए जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। पहला विचार तो मेरे दिमाग में ये आया कि मैंने सोचा कि जब राम मंदिर का शिलान्यास किया था, वो भी नरेंद्र मोदी के हाथों हुआ था। राम मंदिर का शिलान्यास जिस तरीके से हुआ था उसमें और भारत की नई संसद के उद्घाटन में कुछ कुछ तो अंतर होना चाहिए था। उसी तरह के कर्मकांड थे, उसी तरह का यज्ञ था, उसी तरह से धर्म गुरु थे। राम मंदिर हिंदुओं की एक संस्था है, हिंदुओं का एक मंदिर है जिसमें हिंदू रामलला की पूजा करने के लिए जाएंगे, तो वो एक अलग चीज है। अगर कोई राजनेता उसके उद्घाटन में जाता है और वैसे तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए गए आंदोलन का ही प्रतिफल है राम मंदिर, लेकिन भारत की संसद तो राम मंदिर नहीं है। उसका उद्घाटन करते समय तो ये ध्यान ही नहीं रखा गया कि भारत में हिंदुओं के अलावा कोई और धर्मावलंबी रहते हैं। एक प्रार्थना सभा जरूर आयोजित कर दी गई जो सर्वधर्म प्रार्थना सभा थी, यानी तकनीकी रूप से केवल एक टोकनिज्म, मुंह दिखाने के लिए सब धर्मों की उपस्थिति वहां पर कर दी गई, लेकिन पूरा का पूरा समारोह हिंदू रीति रिवाजों से हुआ। मुझे हिंदी रीति रिवाजों को कोई आपत्ति नहीं है। एक देश में जहां पर 80% के करीब जनता हिंदू जनता है और एक तरह का उसका बड़े पैमाने पर उसका राजनीतिकरण भी हो रहा है और हिंदू पहचान अपने आप में एक राजनीतिक पहचान बनती जा रही है, उसमें स्वाभाविक रूप से सरकार के कई कार्यक्रमों में हिंदू रीति रिवाज काफी हावी होंगे उसके अंदर। लेकिन जब आप नई संसद का उद्घाटन कर रहे हैं तब तो कम से कम इन बातों का ध्यान रखना चाहिए था। हम ये जो पार्टी और जो सरकार ये दावा करती है कि वो संविधान को ही अपना धर्म ग्रंथ मानती है। ये नरेंद्र मोदी ने 2014 में संसद में घुसते समय ये दावा किया था कि उनका सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ तो संविधान है। तो संविधान के हिसाब से तो भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, लेकिन वहां देखकर लग रहा था कि संविधान की किताब अपनी जगह है और उस किताब के प्रति जो एक श्रद्धा और लगाव का जो वर्णन किया जाता है वो अपनी जगह है, लेकिन व्यवहारिक रूप से इन लोगों ने भारत को हिंदू राष्ट्र बना ही दिया है। ऐसा लगता है कि हिंदू राष्ट्रवादियों ने लोकतंत्र पर हमला किया हो चुनाव के जरिए और उसको कैप्चर कर लिया हो। तो ये तो पहला विचार मेरे दिमाग में आया। दूसरा विचार मेरे दिमाग में ये आया कि अगर सोचने की बात यह है कि अगर विपक्ष इसके ऊपर आपत्ति न करता, और जिस तरह नरेंद्र मोदी ने जब शिलान्यास किया था तो उस वक्त कोई खास आपत्ति नहीं हुई थी, अगर विपक्ष इसके ऊपर आपत्ति नहीं करता तो ये बात राष्ट्रीय जीवन में बहस के केंद्र में ना आ पाती। अभी मैं अपने कॉलेज, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट एंड कॉमर्स में जब एक टैक्सी करके जा रहा था तो जो टैक्सी ड्राइवर था उसने मुझे पहचान लिया और मुझसे वो राजनीतिक बातचीत करने लगा। करीब 35 मिनट का रास्ता था, तो पूरे 35 मिनट तक वो दो ही चीजों पर मुझसे चर्चा करता रहा, संसद भवन का उद्घाटन और जो जंतर मंतर पर पहलवानों ने धरना दे रखा है। तो ये जो बातें हैं ये अब मुझे लग रहा है देखने में कि ये केवल महज प्रतीकात्मक बातें नहीं है, इन बातों का एक राजनीतिक महत्व है और इन बातों का एक संदेश भी गया है। अब वो संदेश किनके पास गया है, किसने उसका किस तरीके से तात्पर्य निरूपण किया है, मैंने तो इस तरीके से उसका तात्पर्य निरूपण किया। अब एक तीसरी बात आती है कि वहां पर तमिलनाडु के चोल वंशीय राजाओं
राजाओं का एक राजदंड था सेंगोल। उस सेंगोल को एक धर्मगुरु ने मोदी को दिया और मोदी ने उसको नई संसद में, जहां पर लोकसभा अध्यक्ष बैठते हैं, उसके बगल में स्थापित कर दिया। तो इससे दो बातें निकलती हैं। एक तो ये निकलती है कि भाई हम लोगों को, उत्तर भारतीयों को, दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में बहुत कम जानकारी है और पहली बार संसद में दक्षिण भारत के इतिहास का एक प्रतीक आया है, जिससे लोगों में उत्सुकता पैदा हो सकती है कि भाई तमिलनाडु क्या है, तमिलनाडु की राजनीति क्या है, चोल वंश क्या है, सेंगोल उसका जो राजदंड था वो राजदंड क्या है, इसके बारे में कुछ जानकारी हो सकती है। मणिरत्नम जो बहुत महान फिल्मकार हैं, उन्होंने पोन्नियन सेल्वन नामक फिल्म 2 खंडों में बनाई है। पोन्नी एक नदी का नाम है और सेल्वन का मतलब हुआ नदी का बेटा है, तो वो भी चोल वंश के ऊपर है। तो उस फिल्म के बनने के बाद में चोलों के बारे में काफी चर्चा है, खासतौर से पढ़े लिखे लोगों में, जो दक्षिण भारतीय फिल्में जो डब होती हैं हिंदी अंग्रेजी में, उनको देखते हैं, तो उनके बीच में काफी चर्चा है। तो एक तो उसका ये पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि भाई वो तो एक राजा का, चाहे वो हिंदू राजा हो या मुसलमान राजा हो, चाहे कितना बड़ा राजा है छोटा राजा हो, एक राजा का दंड है वो। तो लोकतंत्र तो एक राजा का राज्य नहीं है। लोकतंत्र ऊपर से थोपी गई कोई व्यवस्था नहीं है। लोकतंत्र के बारे में तो माना जाता है कि उसे नीचे से चलना चाहिए, जनता से चलना चाहिए। और आज के ही इंडियन एक्सप्रेस में जब इसी तरीके से इसी मठ के धर्मगुरु ने जवाहरलाल नेहरू को जब ये राजदंड दिया था 1947 में, उस वक्त सीएन अन्नादुरई ने, जो कि द्रविड़ आंदोलन के संस्थापकों में से एक हैं, उन्होंने अपने अखबार में इसके ऊपर एक टिप्पणी लिखी थी। इस टिप्पणी में उनका साफ तौर पर कहना था कि ये जो राजदंड बहुत खूबसूरत है सेंगोल, ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया है, इसके पीछे भावना ये काम कर रही है कि जो उस मठ के साथ जुड़ी हुई लंबी चौड़ी जमीन है, उस मठ की जो अकूत संपत्ति है, और आम और गरीब जनता से कठोर परिश्रम करके उसके पसीने से निकाले गए पैसों से, लिए गए सोने से ये राजदंड बनवाया गया है। तो वो ये दरअसल एक तरह की अपील है कि आप हमारी भव्यता, हमारी इनकम, हमारी जो जमीन है, हमारा जो आधिपत्य है, उस आधिपत्य को आप जारी रखें। सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी से इस तरह की क्या अपील की गई होगी? सीधी सी बात यह है कि वो जितने भी हिंदू प्रतीक हैं, उन प्रतीकों को भारत की राज्य व्यवस्था के साथ जोड़ना चाहते हैं और उसके लिए इतिहास के साथ कोई भी कारीगरी, कोई भी छेड़छाड़ करने के लिए वो तैयार हैं। आज मनु पिल्लई जो कि इतिहासकार हैं, उन्होंने भी इस बारे में लिखा है, एक इंटरव्यू दिया है। उन्होंने भी ये बताया है कि सेंगोल के साथ में जो बातें कही जाती हैं वो कुछ बढ़ा चढ़ा के कही गई बातें हैं। इस चीज का इतना महत्व नहीं है, और न ही नेहरू को जब ये राजदंड भेंट किया गया था उस घटना का कोई खास महत्व था। इसीलिए नेहरू ने उस राजदंड को स्वीकार कर लिया विनम्रता पूर्वक और उसको इलाहाबाद के संग्रहालय में भेज दिया, जहां वह अभी तक रखा हुआ था। इस तरह के विचार मेरे दिमाग में आए उस उद्घाटन समारोह को देखकर। जी, लेकिन ये सेंगोल को बार-बार इस रूप में भी प्रस्तुत किया गया कि मानो यही जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ था उसका प्रतीक था, जो कि ऐतिहासिक रूप से गलत है। बहुत सारे इतिहासकारों ने नहीं, कहा। बिल्कुल अनुचित है ये बात। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि इतिहास के साथ में एक छेड़छाड़ और कारीगरी करने की भी लगातार कोशिश होती है, जो कोशिश इस प्रकरण में भी दिखाई पड़ती है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। एक महीना 2 महीने पहले सेंगोल के बारे में इस देश में कोई नहीं जानता था। तमिलनाडु में भी बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे। तमिलनाडु के अंदर भी कोई राजनीति की चर्चाओं के केंद्र में नहीं थी ये वस्तु, वहां भी बहुत कम जानते थे। ये बात इस तरीके से आयोजित की गई है, ये पूरा एक, जिसे कहते हैं, एक इवेंट क्रिएशन है, इवेंट मैनेजमेंट का एक उदाहरण है, जो कि अक्सर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पेश करती रहती है। जी, और एक चीज़ ये भी है कि इस तरह की बार-बार, जैसे आप जब भी बात करते हैं तो आप ये कहते हैं कि 24 का चुनाव जो होगा वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर होगा। लेकिन क्या इसके साथ ये भी है कि जो हिंदू तुष्टीकरण जिसे हम कह सकते हैं, हिंदू पहचानों की राजनीति, क्योंकि अमित शाह ने भी पहले कहा था कि कुछ दिनों बाद राम मंदिर का उद्घाटन होगा तो राहुल गांधी घूमते रहें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हिंदू पहचान की राजनीति भी जोर पकड़ेगी 24 के चुनाव आते-आते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में हिंदू पहचान की राजनीति तो हमेशा शामिल होती है। उसके मुद्दे बदलते रह सकते हैं, उसका घटनाक्रम बदलता रह सकता है। कभी आंदोलन की शक्ल में शामिल होती है, कभी कुछ किसी न किसी रूप में जरूर होती है। इसलिए इसमें तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं है कि जो हिंदू पहचान से संबंधित सभी तरह के लाभ भारतीय जनता पार्टी उठाने की कोशिश करेगी।
लेकिन मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 जो संसद के चुनाव जीते हैं उसमें हिंदू पहचान की राजनीति का महत्व था, लेकिन वो उसका उसका निर्णायक महत्व नहीं था। निर्णायक महत्व दूसरी बातों का था। पहला चुनाव 2014 में जीता था, तब कांग्रेस सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के कारण काफी एंटी इनकम्बेंसी थी, सरकार विरोधी भावनाएं थी, जिनका लाभ नरेंद्र मोदी को मिला। और दूसरा चुनाव नरेंद्र मोदी ने 2 वजहों से जीता। एक वजह यह है कि 5 साल के शासनकाल में उन्होंने एक बहुत बड़ा सब्सिडी तंत्र खड़ा किया, जिसकी शुरुआत जनधन योजना से हुई थी और वो उज्ज्वला योजना वगैरह से होती हुई किसान सम्मान निधि तक पहुंची और लाभार्थियों का एक संसार उन्होंने खड़ा किया था। एक उनको लाभ हुआ। उसके बाद में जो बालाकोट स्ट्राइक हुई, बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसने उस पूरे लाभ को कई गुना बढ़ा दिया। अगर केवल जो सब्सिडी तंत्र था, उसको मैं लोक कल्याणकारी राज्य नहीं कहता हूं, एक सब्सिडी तंत्र एक बिल्कुल नई चीज है, इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। लोक कल्याणकारी राज्य एक दूसरी चीज है। तो वो सब्सिडी तंत्र के आधार पर अगर चुनाव लड़ा जाता तब भी भारतीय जनता पार्टी एक सबसे बड़े दल के रूप में उभर सकती थी। लेकिन जितनी सीटें उसे मिली, इसे फिनिशिंग किक कहते हैं ना, वो फिनिशिंग किक उसको नहीं मिलती चुनाव में। इसलिए ये मानना अभी काफी जल्दबाजी होगी कि हिंदुत्व का मुद्दा ही अगले लोकसभा चुनाव के ऊपर भारी पड़ेगा या भाजपा उसको ही अपने ब्रह्मास्त्र के रूप में इस्तेमाल करेगी। अच्छा, कल जब एक तरफ संसद के नए भवन का उद्घाटन हुआ, उसी समय पहलवानों के साथ, जो कि खुद भी हिंदू ही हैं, हरियाणा के, और खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, पुलिस ने काफी एक तरीके से जुल्म किया, उनके तंबू उखाड़ कर फेंक दिए। तो इस पूरी घटनाओं को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आप देखिए, जब काफी दिनों से उनका धरना चल रहा था, मैं ये जानना चाहता हूं, मुझे पता नहीं है, मैं इस बात को राष्ट्रीय चैनलों पे पूछा भी है, किसी ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा है कि क्या उन्हें पहले से इस बात का नागरिक अधिकारियों द्वारा कोई नोटिस दिया गया था कि आप फलानी तारीख तक जंतर मंतर खाली कर दीजिए, वरना आपको बलपूर्वक हटा दिया जाएगा। लोगों को आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन किसी भी सार्वजनिक स्थान से आंदोलनकारियों को हटाने के लिए सरकार के पास अपने तर्क होते हैं और वो कानून का इस्तेमाल करके उन्हें हटा सकती है। उन्हें आंदोलन की दूसरी जगह बताई जाती है कि आप वहां जाके अपना आंदोलन कर लीजिए। उनको कह दिया जाता कि आप जाइए रामलीला मैदान पर बैठ जाइए जाके। वो जिद करते तो उन्हें जबरदस्ती वहां से हटा दिया जाता। लेकिन पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरह की एक्टिंग करती रही कि उसे इस आंदोलन के बारे में कुछ पता ही नहीं, जैसे उस आंदोलन का कोई अस्तित्व ही ना हो, जैसे कोई मक्खी मच्छर है भिनभिना रहा है, जब चाहेंगे तो उसको उड़ा देंगे। भाजपा के प्रवक्ता गण भी उसके बारे में कुछ नहीं बोलते थे टीवी के ऊपर जब बात की जाती थी, अभी भी नहीं बोलते हैं उसके बारे में। तो ये एक ऐसा मसला है जो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने इस आंदोलन को विजेता का तंत्र बना दिया, इस लोकतंत्र को विजेता का तंत्र बना दिया है। यानी जो चुनाव जीत गया सब कुछ उसी के हाथ में होगा। मोदी जी हाईवे का भी उद्घाटन करेंगे, सुरंग का भी उद्घाटन करेंगे, वंदे भारत ट्रेन का भी उद्घाटन करेंगे और वो संसद भवन का भी उद्घाटन करेंगे। कोई चीज बचेगी नहीं जिसका उद्घाटन वो नहीं करेंगे जी। और उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अब आप देखिए कि जब जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, जब उन्होंने उद्घाटन कर दिया तो मोदी जी अपने आगे आगे जा रहे थे, लोकसभा अध्यक्ष उनका अनुपालन करते हुए उनके पीछे पीछे चल रहे थे। जबकि ये किसी सरकार, ये लोकसभा है, इसमें लोकसभा अध्यक्ष सर्वोपरि होते हैं। राज्यसभा अध्यक्ष यानी उपराष्ट्रपति को होना चाहिए था। भाई राष्ट्रपति और जब पूर्व उपराष्ट्रपति वहां पर निमंत्रित करके बुलाए जा सकते हैं, पूर्व राष्ट्रपति भी तो बैठे हुए थे वहां पर। जब वो आ सकते हैं निमंत्रण पे, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी निमंत्रित होकर वहां मौजूद रह सकते थे। और उनकी मौजूदगी में अगर मोदी जी को उद्घाटन करने का इतना ही शौक है और इतनी ही वो जरूरत महसूस कर रहे थे, तो वो उद्घाटन कर देते वहां पे, या मोदी जी की उपस्थिति में राष्ट्रपति उद्घाटन कर देते। ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। विपक्ष को केवल एक औपचारिक रूप से निमंत्रण भेज दिया गया। उसके बाद विपक्ष को अपने साथ लाने की कोई कोशिश नहीं की गई। देखिए, लोकतंत्र जो है वो सहमति बनाने का नाम है। चुनाव की प्रक्रिया तो लोकतंत्र चलाने का एक तरीका है। जो अल्पमत बहुमत के जरिए सरकार चुनी जाती है, वो तो एक ऐसे सरकार के संचालक कौन होंगे, इसको तय करने का एक तरीका है, बहुत महत्वपूर्ण तरीका है, जरूरी तरीका है। बिना उसके लोकतंत्र नहीं हो सकता है।
लेकिन वो लोकतंत्र केवल उसी का पर्याय नहीं है। भाई किसी बच्चे से आप पूछिए कि लोकतंत्र तानाशाही में क्या फर्क होता है, तो वो बच्चा कहेगा आपसे कि लोक तानाशाही में विपक्ष नहीं होता है, लोकतंत्र में सरकार के साथ साथ विपक्ष भी होता है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो विपक्ष की आपत्तियों का निराकरण करते हुए उसे ऐसे मौकों पर जोड़े और एक राष्ट्रीय सहमति का मंच देश की जनता के सामने पेश किया जाए। मोदी सरकार ने इसकी कभी कोशिश नहीं की पिछले 9 साल में। उन्हें राष्ट्रीय सहमति की कोई चिंता नहीं है, उनकी सहमति ही राष्ट्रीय सहमति है। यानी लोकतंत्र के 2 तरीके हो गए, एक लोकतंत्र वो होता है सब मिलकर जिसे लागू करते हैं, और एक लोकतंत्र वो होता है जिसे चुनाव जीतने वाला लागू करता है, अपनी शर्तों पर लागू करता है। इस तरह वो लोकतंत्र को विजेता का तंत्र बना देता है, जो कि भारत का लोकतंत्र बन गया। जी, तो जैसे वो ब्रिजभूषण शरण सिंह से इस्तीफा लेकर या उन्हें किनारे करके एक अपना नैतिक चेहरा प्रस्तुत कर सकते थे, तो वो उसकी परवाह अब नहीं कर रहे, उनको लगता है कि नहीं, बहुत उन्हें कोई मजबूत। परवाह नहीं है, उनकी तरफ से ना कोई बयान आता है, ना कोई चिंता है। भाई कोई एक मंत्री जाकर जंतर मंतर पे उन लोगों से बात कर सकता था, और मेरे ख्याल से उसी में उनकी इज्जत बच जाती उन आंदोलनकारियों की, और वो उनके आश्वासन पे भरोसा करके वहां से चले जाते। वो कोई पेशेवर आंदोलनकारी तो नहीं है, ये पहलवान वो तो लोग नहीं है जिन्हें मोदी ने आंदोलन जीवी कहा था। उन्होंने जीवन में पहला आंदोलन किया है ये, तो वो किसी पार्टी के सदस्य भी नहीं है। मेरा तो मानना यह है कि अगर किसी पार्टी के प्रति उनके मन में हमदर्दी होगी तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति हमदर्दी होगी उनके मन में इस आंदोलन के पहले। अब अगर इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, ये ज्यादातर पहलवान हरियाणा के हैं और जाट समाज से ताल्लुक रखते हैं। हरियाणा के जाट भारतीय जनता पार्टी को सब समर्थन नहीं करते। अब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जाट बनाम गैर जाट के रूप करके ही चुनाव जीतती है। गैर जाट भाजपा के पक्ष में रहते हैं और जाट उनके खिलाफ रहते हैं। देखिए ये भी हो सकता है अरे ठीक है आंदोलन कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, हमारा क्या नुकसान होने वाला है। लेकिन इन लोगों को पता होना चाहिए कि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं वो तुरंत तो राजनीति पर प्रभाव डालते हुए नहीं दिखती हैं, लेकिन इनके प्रभाव दूरगामी और गहरे होते। मेरा मानना यह है कि भारतीय लोकतंत्र में 3 तरह के वोटर हैं। एक वोटर वो है जो कि सरकार के साथ है, एक वोटर जो है वो सरकार के खिलाफ है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक वोटर और है जो कि सीमा पर बैठा हुआ है, मध्यवर्ती वोटर है, फेंस सिटर है। इस वोटर की संख्या बनती बिगड़ती रहती है, घटती बढ़ती रहती है। अगर ध्रुवीकरण ज्यादा होता है तो इस मतदाता मंडल की संख्या कम हो जाती है, अगर ध्रुवीकरण कम होता है तो इसकी संख्या बढ़ जाती है, लेकिन ये करीब 15% तो रहता है हमेशा। ये लोग किसी पार्टी के प्रति निष्ठावान नहीं है, ये किसी नेता के लिए ढोल मजीरे नहीं बजाते, किसी भी नेता के, पक्ष विपक्ष किसी नेता के नहीं। ये लोग बिल्कुल आखिर में तय करते हैं, ये जिधर झुक जाते हैं उधर पलड़ा झुक जाता है राजनीति का। ये बिल्कुल आखिर तक एक एक घटना को देखते परखते हैं और उसके आधार पर अपनी मतदान प्राथमिकता तय करते हैं। तो ये वोटर सब घटनाओं को देख रहा है, वो पहलवानों का आंदोलन भी देख रहा है, इस वोटर ने किसान आंदोलन भी देखा था, इस वोटर ने भ्रष्टाचार के सवाल पर जो बहस चल रही है वो भी देखा है, और इस वोटर ने संसद का उद्घाटन किस तरह हुआ ये भी देखा है। तो ये वोटर काफी राजनीतिकृत है, किसी पार्टी से बंधा हुआ नहीं है, किसी विचारधारा से बंधा हुआ नहीं है। ये बिल्कुल आखिर में तय करेगा, और यही तय करेगा 2024 का चुनाव कौन जीतता है। जी, एक आखिरी सवाल जो थोड़ा सा हटकर है, दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है कि यहाँ पर जो एकेडमिक काउंसिल होती है उसकी एक मीटिंग हुई, और राजनीति विज्ञान में आधुनिक राजनीति चिंतकों का एक पेपर है, तो उसमें से इकबाल को हटा दिया गया। तर्क ये दिया गया कि इकबाल जो थे उन्होंने एक समय पाकिस्तान बनने का समर्थन किया था। पाकिस्तान बनने से पहले हालांकि उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरीके से अगर हम चिंतकों को अलग-अलग खांचों में बांटने लगे आज़ादी के पहले के, तो फिर हम विद्यार्थियों को राष्ट्रवाद और उससे जुड़े वाद-विवाद के एक समग्र ज्ञान से वंचित करेंगे। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है? नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मुस्लिम लीग के नेता के हर व्यक्ति के, हर बहुत सारे नेताओं के व्यक्तित्व के कई पहलू होते हैं। अब आप डॉक्टर अंबेडकर को लीजिए, क्या डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 के आंदोलन में भाग लिया था? क्या वो गांधी के नेतृत्व में चलाए गए उपनिवेशवाद वाद विरोधी आंदोलन के साथ खड़े हुए थे? उस लिहाज से देखा जाए तो डॉक्टर अंबेडकर का अधिकांश राजनीतिक जीवन अंग्रेजों के साथ सहयोग करते हुए गुजरा। लेकिन क्या इस आधार पर हम डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को खारिज करेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हिम्मत है कि वो डॉक्टर अंबेडकर के इस आधार पर
योगदान को खारिज कर दें। खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लीजिए, एडगेवार ने स्पष्ट रूप से हर स्वयंसेवक को हिदायत दी थी कि आपको आंदोलन में भाग नहीं लेना है। अगर आपको आंदोलन में भाग लेना हो तो पहले संघ से इस्तीफा दे दीजिए, फिर आंदोलन में भाग लीजिए। जब उन्हें आंदोलन में भाग लेना था, उन्होंने भी संघ से इस्तीफा देकर आंदोलन में भाग लिया। सन 42 के आंदोलन में भी उन लोगों ने भाग नहीं लिया था और उनकी हमदर्दी आमतौर पर कांग्रेस के खिलाफ और अंग्रेजों के साथ थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आप लीजिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सन 42 में तो पत्र लिख के वायसराय को उस आंदोलन को कुचलने की अपील की थी, भारत छोड़ो आंदोलन को। लेकिन जब हिंदुस्तान की सरकार बनी तो गांधी जी ने और नेहरू ने सबने मिलकर यह तय किया, गांधी, नेहरू, पटेल और राजेंद्र प्रसाद, मैं सोचता हूं 4 लोगों ने मिलकर तय किया, उसमें आप राजा जी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को भी जोड़ सकते हैं, कि भाई हमें डॉक्टर अंबेडकर को भी सरकार में लाना चाहिए और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी सरकार में लाना चाहिए। और उन दोनों को आजाद भारत की पहली सरकार में लाया गया। इस तरह से वो केवल कांग्रेस की सरकार नहीं थी, वो एक राष्ट्रीय सहमति की सरकार थी। तो वो मैं कहना ये चाहता हूं कि हर लोकतंत्र का प्राण जो है वो राष्ट्रीय सहमति है। संसद भवन बहुत भव्य है, अच्छा है, और वो तकनीकी रूप से जो आगे आबादी बढ़ रही है और सीटों की संख्या बढ़ेगी, जब दोबारा परिसीमन होगा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों का, तो उस जरूरतों को पूरा करेगा। वो स्टेट ऑफ आर्ट भी है, वो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, वो सब बहुत अच्छी बात है। अगर ये भी दावा किया जाए कि ये एक भारतीय स्थापत्य, भारतीय वास्तुकार द्वारा बनाया गया है, इस दावे से भी मैं सहमत हूं। ये विमल पटेल द्वारा बनाया गया है और वो बेकार और लुटियंस के बनाए हुए थे, पहले वाला। तो मैं इन दावों की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं ही कह रहा हूं कि लेकिन इसमें लोकतंत्र का प्राण तब आएगा, वरना तो ये ईंट और पत्थरों की एक इमारत है जहां लोग बैठ के बहस मुबाहिसा करते हैं। ऐसे भवन तो बहुत से दिल्ली में और दूसरी जगहों पर, ये ज्यादा बड़ा और भव्य है, इसमें ज्यादा लोग बैठते हैं, बस ये फर्क है। उसमें प्राण तब आएंगे जबकि ये राष्ट्रीय सहमति का प्रतीक भी बनेगा, और ये राष्ट्रीय सहमति का प्रतीक इसे पहले दिन से ही उद्घाटन क्षण में ही बनाया जा सकता था। इसीलिए ये उद्घाटन समारोह एक राष्ट्रीय पर्व बनने से चूक गया है, भले ही मीडिया में इसकी काफी बल्ले बल्ले हुई हो। तो आज की इस बातचीत को हम यही विराम देते हैं, खासतौर पे इस बिंदु के साथ कि यह मौका सरकार के पास था कि वो संसद भवन के उद्घाटन को एक राष्ट्रीय सहमति का उत्सव बना सके, लेकिन वो मुख्य रूप से जानबूझकर वो प्रधानमंत्री तक इसको केंद्रित रखना चाहते थे। तो आज की इस बातचीत को हम यहाँ विराम देते हैं, अगले अंक में मिलेंगे हम और अन्य मुद्दों पर बातचीत करेंगे। अभी सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।